मैं भरत मिश्र, बातें भी, मुद्दे भी और जन सरोकार से नाता भी। एक नई पार्टी का आगाज बिहार में क्या हुआ, कुछ रणनीति बदलती हुई जरूर सियासी समीकरण की नजर आ रही है। जी हाँ, जनसुराज की बात करेंगे और मेरे समक्ष हथुआ डिग्री कॉलेज के सर हैं। सर, अपना एक बार परिचय बता दें, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये भी बता दें। मैं डॉक्टर संजय कुमार सुमन, मैं गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और साथ में जनसुराज का मैं राष्ट्रीय कार्य परिषद का सदस्य हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है और यही उचकाओं का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी प्राइमरी एजुकेशन उचका गांव हाई स्कूल से है। मैंने मैट्रिक यहीं से पास किया है। उसके बाद शहर होते हुए उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी हुई और वहीं से सामाजिक गतिविधियों का भी एक तरह से नर्सरी मेरा उत्तर प्रदेश ही था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस था। मैंने पूछने की बात यह है कि डोमिसाइल की जो रणनीति अभी बिहार में चल रही है, तो आप फिर बिहार से जब उत्तर प्रदेश में गए तो क्या वजह था, जरा खुल के बताइए। मेरा उत्तर प्रदेश जाने का जो यात्रा का क्रम है वो भी दुखद है। मेरे जैसे लोग पटना में एडमिशन में ठुकराए गए थे। मार्क्स और ये कंडीशन आप 97 याद करिएगा। 96, 97 जब हाई कोर्ट ने एग्जाम लिया था तो क्या हालत थी। मैं पटना में था और लगा कि यार इस परसेंटेज के हिसाब से तो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैंने सुना था कि एंट्रेंस होता है, डिग्री कोई भी परसेंटेज हो आइए एंट्रेंस दीजिए। मैं चला और कोई गाइडलाइन नहीं, कोई किसी तरह की बातचीत नहीं और एंट्रेंस दिया और जहां भी एंट्रेंस दिया मेरा हो गया। पहले लिस्ट में मैं था। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वो जगह ने मुझे स्वीकारा और शायद एजुकेशन में वहां नहीं गया होता तो यहाँ मैं लोकल में शायद वो डिग्री मैं भी 5 साल 6 साल में पाता और यहाँ नहीं होता आपके सामने। वो प्रस्थान ही मुझे 5 साल में बीए में नेट कराया और जब नेट क्वालिफाई करने के बाद जब मुझे फेलोशिप मिली तो लगा कि डॉक्टरेट भी होना चाहिए, पीएचडी। पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर अगर पॉलिटिक्स में आता है तो वो कहाँ तक उचित है? पॉलिटिकल साइंस तो मेरा एक विषय है। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर नहीं, मैं विद्यार्थी मानता हूँ अपने आप कभी भी। मैं उस विषय का विद्यार्थी हूँ, एज ए टीचिंग मैं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के लोगों को राजनीति में आने से एक बात तो होगी, कम से कम बेसिक पॉलिटिकल साइंस की जो मर्यादाएं हैं, पॉलिटिक्स की जो वैल्यूज हैं, उससे तो मैं वाकिफ हूँ। ये जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी है, वो मुझे करके नहीं, उसकी जो एस्पिरिट है वो मैंने महसूस किया। आरोप लग रहे हैं सर वो कि जो जन स्वराज पार्टी है वो डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, प्रोफेसर्स को, अच्छे प्रोफेशनल्स को अपने साथ जोड़ रही है ताकि वो बिहार की पॉलिटिक्स को साध सके। मैं आपसे एक बात, ऐसे आरोप लगने चाहिए और लगाने वालों जो आरोप ये लगा रहे हैं उनकी बौद्धिकता पर यह सवाल है कि जन स्वराज पहली बार किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी प्रोफेसर को बिना पृष्ठभूमि देखे उसके क्वालिटी के आधार पर जन स्वराज पार्टी में लेके आ रही है। क्या ये आरजेडी वालों ने, ये बीजेपी वालों ने या कांग्रेस वालों ने, उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया है क्या इस तरह की है? सामाजिक समानता की अगर बात की जाए तो मेरी बात पूरी करने दीजिए। इनकी जो भर्ती प्रणाली है वो किस तरह के लोग भर्ती होते हैं? आपको लठैत होना चाहिए, आपको किसी भी चीज में लोगों को जानना चाहिए, लेकिन कैसे जानना इसका कोई मतलब नहीं है। आप एलिजिबल हैं, वो चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ा लीजिए या हिंदू मुसलमान लड़ा लीजिए, इसकी भी चेहरा है तो आप उसमें फिट बैठते हैं। मेरे जैसे लोगों को कौन पूछता था? जो आदमी एक सामान्य तौर पर बच्चों को पढ़ाता हो, वो चीजों की डेमोक्रेसी को समझता हो, सेकुलरिज्म समझता हो, संप्रभुता समझता हो, देश की इंटरनेशनल रिलेशन समझता हो, उसको कौन पार्टियां पूछती? वो तो कहती भाई आपका कोई बड़ा कोई उस तरह का फेस। लेकिन हम लोग सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं हमेशा से। क्या करेगी जन स्वराज शिक्षा के क्षेत्र में? जन स्वराज शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करेगी जो लोग सोच भी नहीं पाए। नर्सरी ठीक नहीं है, पौधा कहाँ से ठीक होगा? मैं तो बार बार इसको बात कह चुका हूँ। टीचर बहाल कर रहे हैं, ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है। आप
आप डॉक्टर बहाल करने के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए ना। आपकी जनसंख्या के अनुपात में इस पूरे गोपालगंज में एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है थावे, और वो टीचर ट्रेनिंग में शायद मेरे दादाजी भी ट्रेनिंग किए होंगे, उनके मित्र लोग किए होंगे, और मेरे बच्चे इंटर हाई स्कूल की ट्रेनिंग के लायक हो गए। क्या वही एक ट्रेनिंग कॉलेज होना चाहिए जहाँ 3 चीफ मिनिस्टर हमने दिया है? कोई सरकारी बीएड कॉलेज हमको बता दीजिए। आप यहाँ बीएड कॉलेज का सरकारी फीस 1.5 लाख है भाई साहब, बाकी चीज आप पता कर लीजिए क्या होता है। तभी ना हमारे जैसे लोग उत्तर प्रदेश गए पढ़ने के लिए। सामान्य घर के बच्चे 65-70 हजार में बीएड करके आ रहे हैं। शिक्षा को सुधारना है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो दीवार पर पेंट लगाने से शिक्षा नहीं सुधरेगा, पूरी दीवार तोड़नी होगी, नींव खराब हो चुका है। आपको टीचर बहाली करने से पहले अगर 50,000 टीचर बहाल होना है तो आपके पास 1.5 लाख टीचरों की ट्रेनिंग का कैपेसिटी होनी चाहिए। इस पर ध्यान जाना चाहिए। बिना लैब का साइंस पढ़ाएंगे, बिना लाइब्रेरी का सोशल साइंस पढ़ाएंगे और शिक्षा सुधार देंगे कभी होने वाला। बड़े पैमाने पर बहाली हुई है बिहार में अभी शिक्षकों की, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा था उसकी बात कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं जो मैंने सवाल कहा था, क्योंकि ट्रेनिंग की व्यवस्था वहाँ है। आपके लोग कैसे आएंगे? उनसे मेरा विरोध नहीं, मैं वहीं से पढ़ा हूँ। मैंने अगर आपकी सरकार आती है तो आप बात को थोड़ा दूसरी तरह से ले जाइए। ट्रेनिंग सेंटर, अब आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया के लोगों को ले जाइए, यहाँ बीएड मिलते हैं। आप बंगाल बॉर्डर के एरिया में चले जाइए बिहार में, आप कटिहार चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, वहाँ केवल बीडीसी मिलते हैं। बीटीसी इसको कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी बिहार में हाई स्कूल का आज से 10 वर्ष पहले हेडमास्टर बनाने के लिए सब पश्चिमी बिहार से उत्तर प्रदेश के लोग जाकर हेडमास्टर बने। आप हमारे जुडिशियरी में जाकर देखिए, अच्छी बात है जो क्वालिटी आ रही है। नेशनल लेवल का जब लॉ कॉलेज आपके पास नहीं है तो जजेस तो बाहर के बनेंगे ही। आप मेरे विरोध कर लीजिए, मेरे बात को लेकर, सच्चाई से नहीं। चाणक्य लॉ कॉलेज है, आप हमको बताइए। चाणक्य लॉ कॉलेज है गोपालगंज, सीवान, छपरा में एक भी लॉ कॉलेज हो बता दीजिए हमको, और कह दीजिए मैं राजनीति बंद कर दूंगा। अगर आपके यहाँ लॉ कॉलेज नहीं होगा तो वो चाहे सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, SC ST उसका बेटा जज कैसे बनेगा? मैंने आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? उन पर लगा रहा हूँ जो सत्ता में बैठे हुए हैं और उनको बुनियादी समझ नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे समाज का कोई जज नहीं है। भाई तुम अपने समाज को, बच्चों को लॉ नहीं पढ़ाओगे, तुम्हारे समाज के बच्चा जज कैसे बनेगा? ये किसको भ्रम फैला रहे हो? ये कौन सी बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जब व्यवस्था होगा तो उससे सबको लाभ होगा, वो चाहे सभी जाति के लोगों का लाभ होगा। आप पहले लॉ तो पढ़ाइए, पहले बीएड तो कराइए, ट्रेनिंग तो कराइए। हवा में बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो बुनियाद पर चोट करना होगा। गोपालगंज में अभी सत्ता पक्ष कह रहा है कि अगली दफा हम विश्वविद्यालय लाएंगे, इस पे क्या प्रतिक्रिया? हम तो कहते हैं कि अगली दफा विश्वविद्यालय लाइए, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन वर्तमान विश्वविद्यालय की जो हालत है उसको तो सुधारिए। इसको किसने रोका है? किसको वजह मानते हैं वर्तमान? मैं वजह इसलिए मानता हूँ कि इसमें सरकार, डबल इंजन की सरकार इसकी जिम्मेदार है। केंद्र में भी आप ही की सरकार है, राज्यपाल आपके होते हैं, राज्य में आपकी सरकार है, रिक्रूटमेंट आप करते हैं। तो मैं बिहार सरकार, दोनों सरकारों से पूछता हूं कि विश्वविद्यालयों में विगत 15 वर्षों से कोई स्किल्ड क्लर्क क्यों नहीं बहाल हुआ? कोई स्किल्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बहाल हुआ? लाइब्रेरियन क्यों नहीं बहाल हुआ? ये विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग पूरी तौर पर अनुकंपा से जिनकी बहालियां हुई है उनसे चल रहा है, उनसे चल रहा है। कोई गलत बात है, नियम है तो चल रहा है, लेकिन उनका आना ही। लेकिन आपको प्रॉपर बहाली करने से किसने रोका है? एक कॉलेज में, मैं उदाहरण बताऊं, एक कॉलेज में एक क्लर्क है, एक कॉलेज में एक प्यून है। आप बताइए उस कॉलेज को अब चला लेंगे? एक प्रोफेसर चपरासी का काम कर रहा है, क्लर्क का काम कर रहा है, अकाउंटेंट का भी काम करेगा, लाइब्रेरियन का भी काम करेगा, और कहेंगे कि गुणवत्ता नहीं आ रही है। क्यों? आपको पूछिए इन सरकारों से। हायर एजुकेशन को 2 भाग में बांटा गया है, टीचिंग और नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग जब काम करेगा तो टीचिंग के लिए माहौल बनेगा। यहाँ सारे टीचिंग को आप नॉन टीचिंग में लगा देते हैं। सारा टीचिंग नॉन टीचिंग का काम कर रहा है। आप स्कूल के टीचर को देखिए, कभी आदमी गिनता है तो कभी जात गिनता है तो कभी जानवर गिनता है, कभी वोटर लिस्ट बनाता है, कभी आधार कार्ड बनाता है, कभी बाढ़ में लगाया जाता है, कभी सुखाड़ में लगाया जाता है। मतलब शिक्षकों को, सरकार को इस काम में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षकों को प्रोफेशनल बनाइए, शिक्षकों को जो काम है वो दीजिए, उस काम को नहीं करता उसको बर्खास्त करिए।
शिक्षक का जो काम है वो काम उससे ये लीजिए। हो गई शिक्षा की बात। अब थोड़ा सड़क की ओर चलते हैं। सड़कें अभी दुरुस्त हो चुकी हैं बिहार की, और सरकार ने जहां पर हम लोग खड़े हैं, सभ्या फील्ड है, पिछला जो हिस्सा है, यहाँ पर उड़ान योजना से हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार उड़ेगा भी। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं चाहता हूँ कि बिहार उड़े, लेकिन उसका डायना मजबूत होना चाहिए। बिहार उड़े, उसका पंख मजबूत होना चाहिए। अंग्रेजों ने भी रेल लाइन निकाला था, लेकिन वो क्या किया, कच्चा माल ले जाने के लिए बनाया था। उसका उल्टा भी हुआ। बिहार से ट्रेनें चलती हैं मजदूर ले जाने के लिए। मेरा सपना है कि बिहार उड़े, लेकिन यहाँ के उद्योग धंधा लोग माल लाने के लिए जाएं, माल बेचने के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं, पर्यटन करने के लिए, मजदूर बन के न जाएं। गोपालगंज को अगर श्रेणीबद्ध तरीके से देखा जाए तो इसको, जहां तक मैं दर्शकों आपको बता दूं, इसका संबंध 3 चीजों से बड़े गहरे नाते के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो गन्ना, जो 1990 के दशक तक एशिया में एक बेहतरीन स्थान रखता था गोपालगंज। मीरगंज एशिया का दूसरा चीनी मिल था। अच्छा, ये बताइए, इन सबों के बंद होने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है और गंभीरता से ही सुनिए। आपने सुना होगा कि उद्योगपतियों को गवर्नमेंट पैकेज देती है कि आप अपनी तकनीकी की उन्नत कर लीजिए। आपने सुना होगा 1000 करोड़, लाख करोड़ दिए जाते हैं। ये किसने रोका था कि बिहार के चीनी मालिकों को 200 करोड़ रुपया आप उनको दीजिए सब्सिडी, कि भाई आपने बॉयलर ठीक कर लीजिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ा लीजिए। अगर 1 लाख क्विंटल आप गन्ना पेरने की क्षमता है तो उसको 2 लाख क्विंटल बना लीजिए। ये अगर सरकारों ने बिहार के उद्योगपतियों के साथ किया होता तो हमारा एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुआ होता। ऊपर से सब्सिडी तो दिया ही नहीं, इनको लेवी की परंपरा शुरू हो गई थी। जैसा कि हम लोग सुनते हुए बड़े हुए कि उद्योगपतियों को ऐसा हम मान लेते हैं कि ये समाज का दुश्मन है। कोई उद्योगपति अपने पूरे जीवन का पूंजी और अनुभव किसी उद्योग को लगाने में खर्च करता है, वो समाज का दुश्मन नहीं होता। सरकार का काम है कि उस इंडस्ट्री को कैसे सब्सिडाइज करके उसको आगे बढ़ाए। आपने पढ़ा होगा कि गुजरात में और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के उद्योगों को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, ताकि वहां के कपास के किसानों को फायदा हो सके, वो कपास उनके किसानों तक आए और उसमें मजदूरों को काम मिले। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के किसानों को किया होता कि चीनी मिल को हम सब्सिडी दें, तो उस सब्सिडी से सीधा फायदा हमारे किसानों को होता। दो चीजें और मुख्य थी उस समय, एक तो गन्ना, दूसरा गोपालन, और तीसरा गंडक। गंडक हमेशा बाढ़ की तरफ ले जाता है गोपालगंज को। तो उस रणनीति में क्या एक और ऐड करूंगा, आप इसको और दुरुस्त करिएगा। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता था। आप कटिहार, किशनगंज, सहरसा, पटसन का बेहतरीन जगह है। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर केला और लीची का बेहतरीन उत्पाद करता है पूरे दुनिया में। अगर ये लोग के पास रोजगार के लिए विजन होता तो आपकी सिल्क सिटी बंद नहीं होती, नाथनगर के हथकरघे बंद नहीं होते। और हमारे लड़के गुजरात में जाते तो नाथनगर जाते। गया में सूती वस्त्र पता करिए, डालमिया का सीमेंट फैक्ट्री पता करिए। ये सहरसा में जो पानी में होता है, क्या उसको बोलते हैं, जो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, मखाना। इस पर बहुत देर से ध्यान दिया गया है, नाम मात्र का ध्यान दिया गया है। मिथिला पेंटिंग का कपड़े पर जो इस्तेमाल है, वो चिकन मॉडल आप जो देखते हैं, ये कैसे ब्रांड उसको बनाया? बिहार के किसी मौलिक चीजों का इन्होंने ब्रांड बनाया ही नहीं। इनका उद्योग से सरोकार ही नहीं था। इनको लगा कि सत्ता मिल गई है, सड़क बना देंगे, बिजली दे देंगे, यही विकास है। नहीं, मानव विकास में लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री, तीनों का खूबसूरत संबंध है। किसानों का खूबसूरत संबंध है। इस पर बताइए, एक भी लीडर के साथ मेरी बात करा लीजिए जिनको आपने चुन के एमपी विधायक बनाया है। मैं इसको चुनौती देता हूँ, बहुत साधारण आदमी है। पहली बात, सभी दावे करते हैं, ये सब कैसे जीते हैं सुन लीजिए। और जो विधायक या सांसद होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है?
जात गिन के इन लोगों ने टिकट दिया, जात गिन करके इन लोगों ने टिकट लिया और जात गिन के वोट दिया। तो जात धर्म पर जब वोट देंगे तो कोई भी जीतेगा, तो जीतेगा तो आपके भविष्य की बात कहाँ से उसके दिमाग में आएगी? वो कहाँ से बात करेगा कि रोजगार दिया नहीं जाता है साहब, रोजगार क्रिएट किया जाता है। हमारे नेता कहते हैं कि रोजगार देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे? सरकारी नौकरी देने से बिहार का भला होने वाला है? हम भी सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन घर घर आप सिपाही बना देंगे, घर घर आप मास्टर बना देंगे? नहीं, उसके हाथ को काम देना होगा। और जहां तक गंडक की बात है, गंडक विभाग तो लूट का केंद्र है। अभी आज ही का पेपर पढ़ लीजिएगा, कई दर्जन नहर विलुप्त हो गए, पता नहीं चल रहा है कहाँ है, कागजे पर है। हर साल वो निर्माण हो रहा है, हर साल उसमें माटी फेंका जा रहा है। कितने मुखिया नरेगा का काम करा के उसको लूटे होंगे, और आज पेपर में छपा है, उस पर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। ये हालत है बिहार के गंडक का। बिहार के गंडक की दोनों पट्टियों को केवल पक्का कर दीजिए तो बिहार में बहुत सारे बसावट की समस्या खत्म हो जाएगी। उस पर हर 100 मीटर 200 मीटर पर छोटा पुल बना दीजिए तो कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। आप बैरागी टोला गांव है, वहां चले जाइए, सोनगढ़वा और बैरागी के बीच में क्या किसानों की दुर्दशा है। आप यहाँ पर चले जाइए बदरजीमी में, एक छोटी सी पुलिया है, आज 20 वर्ष से वहां कोई सुरक्षात्मक दीवारें नहीं है। कितने लोगों का हाथ पैर टूटता है। ऐसा लीडर के दिमाग में क्रिएट, आप लोग मतलब अगर विपक्ष में है तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है सर। आपको बहुत बड़ा चीज दिखाई दे रहा है और हमारे लोग छोटे चीज में जाके मर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। आप जिसकी बात बैरागी टोला कहे हैं, वहाँ 4 से 5 लोगों का पैर टूटा है सर। ये सवाल है। उसका पैर टूटा है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे इधर से उधर स्कूल जाते हैं सर, वो रोज गिरते हैं। अब कहिए कि आप हवाई अड्डा की बात नहीं कर रहे हैं, आप छोटा बात कर रहे हैं। मैं हवाई अड्डा की ही बात करूंगा और हवाई अड्डा उड़ने लायक कैसे बने लोग, इसकी ही बात करूंगा। किसान के जेब में पैसा होगा तभी हवाई अड्डा यहाँ से उड़ेगा, और नहीं तो कमर्शियली वो बंद हो जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, वृद्धा पेंशन योजना बढ़ गई बहुत बढ़िया इस सरकार में। बहुत बढ़िया। मैं बताना चाहता हूँ 7,000 रुपया किसान निधि योजना से किसान थोड़ा मुस्कुरा सकता है, लेकिन किसान के खेत तक पानी जाए, किसान अपने बीज को बचाकर दोबारा इस्तेमाल कर सके, किसान की मिट्टी की सही जांच हो, और हथुआ का किसान अगर मटर अगर गेहूं उगाता है तो किसी कोल्ड स्टोर में रख के वो 3 महीना बाद ही बेच सके, तो क्या ये फूड प्रोसेसिंग की क्या ये बेहतर नहीं हो सकता? हम उसको 7,000 ना दें और इन 7,000 से रोक करके हथुआ में एक ऐसा कोल्ड स्टोर बनाए जिसमें जितने किसान हैं जो गोभी उगाते हैं और सस्ते दर पर बेच देते हैं, अगर अपने स्टॉक करें और धीरे धीरे बेचे तो बड़े व्यापारियों को कम लाभ हुआ, अगर आप सरकार में आए तो बड़े ईमानदारी से जो बातें कह रहे हैं आप उस पर खरा उतरेंगे 5 सालों की? देखिए, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ। जनता अगर मेरे पर भरोसा करेगी और मैं अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर हम आ रहे हैं तो विधायक का काम जानते हैं क्या है? लोग बना लिए हैं कि विधायक का काम है न लीगली बनाना। अरे भाई, ये गलत बात है। विधायक का काम है विधानसभा में पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बनाने में डिस्कशन में भाग लेना। कितने अपने गोपालगंज जिले के विधायक डिस्कशन में भाग लेते हैं? ये आप जानिए, आप पत्रकार हैं, आप उनका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। डिस्कशन का मतलब थोड़ा है कि कुर्सी पर खड़ा हुए पुल का सवाल पूछे बैठ गए। विधेयक आप व्यक्तिगत विधेयक लेके आ सकते हैं कि भाई बिहार के जो किसान है, आपको बता दें, नौगछिया चले जाइए भैया, हम बिहार का चप्पा चप्पा बोलिएगा ना, हम लोग बताएंगे आपको। बेगूसराय खगड़िया स्टेशन का नाम बता रहा हूँ, वहाँ महीनों भर रेक लगता है मकई लादने के लिए। बिहार से मकई खरीद के गुजरात पंजाब जाता है, वही मकई बिस्किट बनता है और हमारे बिहार में बिकता है। आपको क्यों नहीं समझ में आया कि बेगूसराय में बिस्किट फैक्ट्री होना चाहिए? किसी किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिए इसे बनाने की। लीची की जो पैकिंग करके आप बाहर से जूस पी रहे हैं वो तो मुजफ्फरपुर में बन सकता है। केले का चिप्स बिहार का बनता है बाहर। भाई, मेरा किसी पर आरोप नहीं है, लेकिन अगर ये काम हुआ होता तो हमारे बच्चे जनरल बोगी में ठूस करके वो बाहर नहीं जाते। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप